रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था वो। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में सास और बहू रहा करती थी। बेटे का हाल ही में देहांत हुआ था, जिससे बहू रमा और पोती शोभा अकेली पड़ गई थी। इस बात को सोच सास बहुत दुखी होती थी। बहू रानी काम करती है, फिर भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। आधे पैसे तो मेरी दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। ये सोचकर जब वो दुखी हो रही थी, तब रमा ने उन्हें देखा। सासू माँ, क्या हुआ है? आप इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हम डॉक्टर के पास चलें? तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। तुम इतनी मेहनत कर घर चला रही हो, पर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। अपने मन की बात कहकर सास की आंखें भर आई। दादी माँ, अब क्यों रो रही है? शोभा ने बड़े प्यार से अपनी दादी के आंसुओं को पोंछा। सासू माँ, आप इतना मत सोचिए। बहू ने भी सास को सांत्वना दी। एक दिन रमा अपने काम पर निकली तो रास्ते में उसने देखा कि एक पानी पूरी के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने सोचा, अरे, इस पानी पूरी के ठेले के पास इतनी भीड़ क्यों है? क्या इसमें इतना स्वाद होता है? यूं मन में सोचती हुई वो काम पर चली गई। यूं रमा रास्ते में हर रोज उस ठेले को देखती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, पिछले कुछ दिनों से मैं एक आदमी को देख रही हूँ। उसने अपना पानी पूरी का ठेला लगाया है। पता है सासू माँ, हर दिन उसके पास कितनी भीड़ होती है। कई लोग उसके पास जाते हैं। मुझे लगता है अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। आप खाना बहुत अच्छे से बनाती है ना, और फिर मैं भी आपके साथ घर पर ही रह सकती हूँ। बेटा, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई। मैं भी तो कई दिनों से तुम्हारी काम में मदद करने की सोच रही थी। आखिरकार भगवान ने हमें रास्ता दिखा ही दिया। फिर सास बहू ने मिलकर गांव भर में घूमकर तरह तरह के लोगों से पानी पूरी बनाने की विधि जान ली। उसे अच्छे से याद रखा और थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने ठेले वाले से पूछकर ले ली। पर वो हिंदी बोलना ठीक से जानता नहीं था। उसने जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में उन्हें समझा दिया। सास बहू को थोड़ा बहुत समझ में आया। वे दोनों घर वापस लौटी। उन्होंने घर पर थोड़ा पानी पूरी बनाने की सोच ली। फिर दोनों आमने सामने बैठकर आटा लगाने लगी। तभी उनकी बेटी शोभा आई। माँ, मैं भी आपकी सहायता करती हूँ। वो भी उन दोनों के साथ बैठ गई। फिर वे सभी पानी पूरी बनाने के काम में लग गए। आटा लग गया, फिर उन्होंने उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाई और उन्हें तेल में तल लिया। सारी तैयारियां होने के बाद उन्होंने अपने घर के सामने ही एक ठेला लगाया। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। बहुत ही चटपटे, स्वादिष्ट, खट्टे मीठे पानी पूरी। पर उस दिन उनके यहाँ पर कुछ ज्यादा ग्राहक नहीं आए। 2-3 दिन यूं ही बीते। उनका कोई खास धंधा हो ही नहीं पाया। निराश होकर बहू ने कहा, सासू माँ, अपनी सारी मेहनत पे जैसे पानी फिर गया हो। कोई फायदा नहीं हो रहा। हमने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, पर उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा। बेटा, कहते हैं ना, एक बड़ी सी टोकरी बनाने के लिए उसकी शुरुआत एक छोटी सी तीली से ही होती है। ठीक उसी तरह किसी भी काम में कामयाबी मिलने के लिए थोड़ा बहुत सब्र तो रखना पड़ता है। किसी भी काम को जमने के लिए थोड़ा समय देना जरूरी है। हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा बेटा। सास ने बड़े प्यार से उसे समझाया तो बहू मान गई। ना जाने किस वजह से, पर पानी पूरी के ठेले वाला उस गांव को छोड़कर किसी और गांव चला गया। अब चूंकि गांव में कोई भी पानी पूरी वाला नहीं था जो पानी पूरी खाने के चाहते थे, वे सभी सास बहू के लगाए पानी पूरी के ठेले पर ही खाने जाने लगे। लोगों ने जब पहली बार पानी पूरी खाई तो वो उन्हें बहुत ही चटपटी लगी। लोगों को उनकी पानी पूरी बहुत भाने लगी। उनका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा था। समय के साथ सास बहू बहुत सारे पैसे कमाने लगे। जितना उस काम में वे पैसे लगाते, उससे कई गुना ज्यादा फायदा उन्हें हो रहा था। सासू माँ, आपने सच में सही कहा था। किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए थोड़ा सब्र रखना और समय देना जरूरी है। सास हल्के से मुस्कुरा कर बोली, मैंने कहा था ना। शोभा भी अब हर रोज स्कूल जाने लगी। इस तरह उनकी मेहनत का फल रंग लाया और वे सभी सुखी रहने लगी। शोभा के पिता शंकर ने जोर जोर से रोते हुए अपने हाथ में रही सारी सब्जियां फेंक दी। बाबूजी, क्या हुआ आपको?
बाबूजी बताओ ना क्या हुआ। शोभा ने तुरंत अपनी माँ के पास जाकर सब कुछ बताया। माँ शारदा हैरान होकर घर से बाहर आई। आपको क्या हुआ है जी? आपने इस तरह सब्जियां बर्बाद क्यों की? हो गया शारदा, सब कुछ खत्म हो गया। जानबूझकर किसी ने अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। हमारी उगाई हुई सब्जियों को कोई फायदा न हो, ऐसा कर दिया है। आखिर हुआ क्या है जी? आप ठीक से बताते कुछ नहीं। किसने क्या किया है? आप इतना रो रहे हो, बताइए ना। उस वर्मा ने सबसे ये कहकर कि हम मिलावटी चीजें बेचते हैं अपनी खेती लोगों को बताई। जनता बहुत नाराज है शारदा। अपनी अच्छी खासी फसल को भी खराब बताकर आधे से भी कम दाम मांग रहे हैं। शारदा समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस गांव के रहने वाले हर कोई अपने दुश्मन बन गए हैं। सुनिए जी, हम हमारे माँ के गांव चले जाते हैं और अपनी इस फसल को भी हम माँ के गांव ही ले चलते हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, पला बढ़ा। अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता शारदा। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? यहाँ सभी ने हमसे दुश्मनी मोल ली है। हम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो किसी से देखा नहीं जा रहा। हमें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। भला ऐसे लोगों के बीच हम कैसे रह पाएंगे? जरा सोचिए। शंकर के पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो जाने के लिए राजी हो गया। फिर उन तीनों ने अपनी सारी सब्जियां एक वैन में डाली और शारदा की माँ के गांव शांतापुर चले गए। शारदा ने अपनी माँ से मिलकर सारी बात बताई। वो बहुत दुखी थी। बेटा, उनकी कही बातें भूल जाओ। मैं इन लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चिंता मत करो, जो होता है भले के लिए होता है। हाँ, अब जाकर इन सब्जियों को मार्केट में बेच आओ। सास की बात सुन शंकर उस वैन को मार्केट ले गया और उन सब्जियों को अच्छे दाम में बेचकर वापस आया। उस दिन शंकर का अच्छा फायदा हुआ। घर वापस लौटकर आज मेरा बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैं सोच रहा था कि यहीं पर रुककर कोई व्यापार शुरू कर लूं। यूं जब उसने अपने सास से कहा, पर दामाद जी, इस गांव में तो हर चीज का व्यापार होता है। हर किसी ने व्यापार लगाया है। आप नया क्या करोगे? शंकर ने कहा कि वो कुछ सोचेगा। वो गांव भर में घूमकर सबके व्यापार देखने लगा। हर जगह जूस सेंटर, होटल, नाश्ते के ठेले, बहुत सारी चीजें थी। वो सोच रहा था कि वो क्या करेगा। तभी उसकी नजर एक चिल्ड्रंस पार्क पर पड़ी, जहाँ छोटे और बड़े सभी दिखाई दे रहे थे। पार्क के बगल में उसे थोड़ी सी जगह दिखाई दी। उसने सोचा कि वहाँ पर स्नैक्स की दुकान रखेगा। जब हर तरफ हर चीज मिल रही है, तब भला पार्क के पास कुछ भी क्यों नहीं रखा गया, ये वो सोच रहा था। पूछताछ करने पर शंकर को पता चला कि पार्क के ओनर वहाँ पर कोई भी व्यापार करने नहीं देते। शंकर पार्क के ओनर से मिलने भी गया, पर वो किसी भी बात के लिए मान नहीं रहा था। देखिए, मैं जो भी काम करूँगा मुनाफे का 20% आपको दूंगा। उस मालिक ने कुछ सोचा और बोला, 5% और बढ़ा दो, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। शंकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर आप मेरे बाद किसी जूस वाले या स्नैक वाले को वहाँ पर परमिशन नहीं दोगे। अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल गया तो मैं खुद आपको 30% दूंगा। पार्क का मालिक इस बात के लिए मान गया। शंकर खुश होकर अपने घर लौटा और घर वालों से यही बात कही। हाँ, पर सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज बनाऊंगा। पापा, शहर में कई जगह आलू के स्प्रिंग चिप्स मिलते हैं ना, मैंने भी खाई थी। वो बहुत ही अच्छी होती है। हम उसी का काम शुरू करेंगे। बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती है पापा। हाँ हाँ बेटा, तुमने बहुत अच्छा सोचा। हम यही काम करेंगे। फिर शंकर पोटैटो स्प्रिंग मशीन लाने के लिए चला गया। सारी तैयारियां होने के बाद उसने पार्क के पास अपनी दुकान खोल दी। पोटैटो स्प्रिंग का बिजनेस जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छा चलने लगा। उस पार्क में आने वाले छोटे बड़े हर किसी को पोटैटो स्प्रिंग पसंद आने लगे। उस कमाई से शंकर के परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कुछ ही महीनों में वे इतने धनवान हो गए। देखा देखी उस गांव के कई लोगों ने वही काम करने की सोची, पर यह किसी से उतना नहीं जमा। इसलिए सबका कारोबार ठप हो रहा था। कोई भी उसके टक्कर का बना नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपने इस काम को ऊंचाइयों तक